नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पीछे 20-22 वीडियो में जिस तरह से मैंने आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद कराया है, ठीक उसी तरह से इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन के माध्यम से रचना और रचनाकार, और मैं आपको याद कराता चलूँगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है विष्णु प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है विष्णु प्रभाकर। अब इसे याद कैसे रखना है, यहाँ पर मैं मसीहा वर्ण को पकड़ लेता हूँ। मसीहा का मतलब क्या, मसीहा तो उसे ही कहते हैं जो लोगों की हिफाजत करे, है ना, जो लोगों का हक दिलाए, उसी को तो हम मसीहा कहते हैं। तो इनमें से आप लोगों को मालूम होगा विष्णु जी, है ना, के कई अवतार हैं, है ना। रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिए और कृष्ण जी के रूप में अवतार लिए, इस तरह से वो मसीहा बन करके लोगों के बीच में रहे हैं। तो इस तरह से आपका आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसको मत सोचिएगा कि रिपीट हो गया, रिपीट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। वहाँ पर आवारा मसीहा के रचनाकार कौन थे, विष्णु प्रभाकर थे। यहाँ पर आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका क्या है, शरत चंद्र है। इसको याद कैसे रखोगे, ये आवारा वर्ड को पकड़ लीजिए। आवारा हम किसे कहते हैं, जो अपने माँ बाप की बातों को ना माने, है ना, बेफजूल का इधर उधर घूमे, है ना, और अनैतिक कृत्य करता हो, उसको हम बोलेंगे क्या, आवारा, है ना। और जो आवारा होता है उसको सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी शरत मतलब सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से शरत चंद्र का इसमें जीवन चित्रण है। क्यों, क्योंकि शरत चंद्र को छोड़ दिया गया, है ना, आवारा थे। इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए, आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। कह रहा है एकांतवासी योगी किसकी रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशवदास, श्रीधर पाठक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीधर पाठक। इसको याद कैसे करके रखना है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एकांतवासी योगी, ध्यान से सुनना। अच्छा, एकांत में जो वास करता है वह क्या योगी ही होता है, नहीं। जो एकांत में वास करता है वह सिर्फ योगी ही नहीं होता है, बल्कि एक पाठक भी होता है, यानी पढ़ाई लिखाई करने वाला भी होता है ना। पढ़ाई लिखाई एकांत वातावरण में ही होती है ना। तो पाठक का मतलब पढ़ने वाला, है ना। तो यहाँ पर एकांतवासी योगी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, पाठक जी हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए भी एकांत वास की जरूरत होती है। तो श्रीधर पाठक इसके करेक्ट आंसर होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में एक वर का, यहाँ पर देखिए वर का अनेकार्थी नहीं है। कौन अनेकार्थी नहीं है, किसका, वर का। तो श्रेष्ठ, वरदान, पति, सुवर्ण, कौन सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है आपका सुवर्ण। देखिए वर का मतलब दूल्हा, है ना। दूल्हा मतलब क्या, पति। तो ये होता है ना। और वर आपने तमाम सीरियल में सुना होगा, देखा होगा धार्मिक सीरियल में, कि जो राक्षस लोग होते थे ईश्वर से, भगवान से, ब्रह्मा जी से वर मांगते थे। वर का मतलब वरदान भी होता है ना। और वर कह दिया गया तो इसका मतलब ये श्रेष्ठ भी होता है। बारात में दूल्हा ही श्रेष्ठ होता है ना। तो इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए, है ना, इसका ये अर्थ ही है। तो वर के ये तीनों अनेकार्थी हैं, लेकिन ये वर का अनेकार्थी नहीं है। यहाँ पर सुवर्ण लिखा गया है, इसका मतलब होता है सुंदर वर्ण, है ना। वर्ण का मतलब अक्षर, वर्ण का मतलब क्या, अक्षर। सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर कौन तलाशता है, कवि। सुंदर अक्षर की तलाश कौन करता है, कवि करता है। आपने सुना होगा, है ना, कि सुवर्ण को खोजत फिरत
कवि व्यभिचारी चोर। तो वहाँ सुवर्ण का 3 अर्थ निकाला गया है ना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विजयिनी किसकी रचना है। विजयिनी किसकी रचना है भैया। विजयिनी किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को याद कराया है कि विजय पताका आप किसका फहराएंगे। विजय पताका आपको फहराना रहेगा तो जाहिर सी बात है विजय पताका आप फहराओगे भारत का, है ना। अगर विजयिनी यानी विजय करने की जो प्रबल इच्छा रहेगी तो किसके विजय की प्रबल इच्छा रहेगी। भारत के ही विजय की प्रबल इच्छा आप अपने मन में रखोगे। तो विजयिनी कहो या विजय पताका कहो, दोनों आपका विजयिनी और विजय पताका दोनों ही रचना किसकी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। याद भी ऐसे ही करना है, विजय पताका फहराएंगे तो भारत का फहराएंगे, विजयिनी की इच्छा करेंगे तो किसकी करेंगे, भारत की करेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। हम लोग भारत के वासी हैं, भारत के अलावा हम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला नहीं है, यहाँ पर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के और तमाम रचनाओं को मैंने रख दिया है ताकि आप लोग इसको एक नज़र देख लें और आपको कुछ याद रहे। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचनाएँ हैं उसमें आपका एक प्रेम फुलवारी है, प्रेम प्रलाप है, प्रेम माधुरी है, प्रेम पतंग है, प्रेम सरोवर है, प्रेम मालिका है ना। अब ये सभी प्रेम से ही शुरू हुआ है। कहीं फुलवारी है तो कहीं प्रलाप है, कहीं माधुरी है, कहीं तरंग है, कहीं सरोवर है, कहीं मालिका है ना। और ये भारत के वीरत्व की बात की गई है। विजय वल्लरी, विजय पताका, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी, ये सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा वैदेही, हिंसा हिंसा ना भवत, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से रख दिया है ताकि इन पर आपकी नज़र हमेशा बनी रहे। बढ़ते हैं दोस्तों आप अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। तो विधि का अनेकार्थी दिया गया है, कौन सा गलत है वही आपको चुनना है। तो विधि का मतलब क्या होता है। विधि का मतलब होता है नियम, है ना। विधि का मतलब होता है क्या, नियम कानून, है ना। और विधि को बनाने वाले भी विधि कहलाते हैं, यानी ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर ब्रह्मा, है ना, कानून और पद्धति का मतलब ये भी तो एक प्रकार का सीक्वेंस ही है, नियम कानून का सीक्वेंस ही है। तो ये भी आपका विधि ही रहता है, कानून भी विधि ही है, ब्रह्मा भी को भी विधि ही कहते हैं। लेकिन ये अवधि का मतलब समय, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है। तो कौन सा गलत है उसे चयन करना था, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा विज्ञान गीता के रचनाकार कौन हैं। भैया विज्ञान गीता के रचनाकार कौन हैं। केशव दास जी हैं, मीराबाई हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केशव दास, है ना। अब इसको मुझे कैसे याद करना है, तो देखिए यहाँ पर गीता आ रहा है ना, गीता, है ना। गीता का उपदेश किसने दिया है। गीता का उपदेश जिसने दिया है उसका नाम क्या है, कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया है, गीता का उपदेश दिया है। और कृष्ण को ही केशव कहा जाता है, कृष्ण को ही क्या कहा जाता है, केशव कहा जाता है। तो इसमें से केशव वर्ण को पकड़ लेना, है ना। तो कृष्ण को ही केशव कहा जाता है। तो गीता का उपदेश कृष्ण ने दिया और अर्जुन जी उनको केशव कहते थे। तो इस तरह से रिलेट कर लोगे, आपको जीवन भर के लिए याद रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हाय हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी में कौन सा अलंकार है। दोस्तों मैं नई जगह पर आया हूँ, दिल्ली में इस समय आया हूँ। मैं इसके पहले दिल्ली नहीं आया था, है ना। और यहाँ पर माहौल भी थोड़ा शांत नहीं रहता है। वैसे मेरा जो मित्र है, मित्र क्या भाई हैं मेरे, है ना, मित्र भी हैं भाई भी हैं सब कुछ हैं। तो वो आज ड्यूटी पर गए हैं तो थोड़ा सा समय मिला है, तो मैं इसी वक्त बना रहा हूँ वीडियो। अभी आपको लास्ट में दिल्ली का थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाऊंगा। तो इसीलिए आपका बीच में मैं वीडियो नहीं ले आ पाया, क्योंकि आना जाना सफ़र था, फिर यहाँ पर आने के बाद थकान सी हो जाती है, तो इस वजह से नहीं आ पाया, है ना। और फिलहाल नई जगह पर थोड़ा सा हिचकिचाहट जरूर होती है। तो बढ़ते हैं, ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहाँ यहाँ पर कहा हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पर सी वर्ण मिला है। जहाँ पर आपको सा मिल जाए, सी मिल जाए, है ना, सी मिल जाए, से मिल जाए, सरिस मिल जाए, है ना, से मिल जाए, सरिस मिल जाए, है ना, सम मिल जाए, है ना, सरिस लिख नहीं मिलेगा,
सरिस मिल जाए, सम मिल जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। इस चीज़ को याद रखना, उपमा अलंकार की ये पहचान होती है। सा, सी, से, सरिस, है ना? ये सभी वर्ड आपको जब मिल जाते हैं तो वहाँ पर उपमा दी जाती है, यानी तुलना की जाती है ना? तुलना में उपमा होती है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है झूठा सच किसका उपन्यास है? भैया झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल जी का है, नागार्जुन का है, राघे राघव का है, उपेंद्र नाथ अस्क का है। तो किसका है? तो ये जो उपन्यास है यशपाल जी का है ना? इसको कैसे आप याद रखोगे? यहाँ पर झूठा सच, है ना? अब यहाँ पर बताइए, कोई झूठ बात है लेकिन हम उसको सच कर दें, है ना? ऐसा सच करने वाला व्यक्ति आप तो जानते हो वकील होते हैं, लेकिन आम नागरिक भी जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं वो भी झूठी बात को सच कर देते हैं, है ना? और झूठी बात को सच करना बहुत बड़ी बात होती है ना? बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और जब कोई झूठी बात को सच साबित कर देता है तो वह यस कहता है। आपने देखा होगा जब क्रिकेट में कोई बॉलर क्या नाम है विकेट लेता है तो अपने हाथों को, भुजाओं को नीचे की तरफ ले जा करके, है ना, यस करता है, यस करता है, तो वहाँ पर वो कामयाबी हासिल करता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो याद रखना, झूठा सच किसका है? यशपाल का है। याद कैसे रखोगे? अगर झूठ बात को हम सच कर लें तो हमको बहुत बड़ी क्या नाम है उपलब्धि मिलती है ना? ऐसा मानते हैं वकील लोग। तो इसी को यस वो कहेंगे, यशपाल आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आज आवाज़ में हिचकिचाहट जरूर होगी क्योंकि नई जगह है तो सोचना पड़ जाता है। कह रहा है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार की पहचान करना है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। इसका जब आप अर्थ निकालोगे ना तो यहाँ पर अर्थ देखो क्या है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यहाँ पर राणा प्रताप जी की बात हो रही है ना? राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर राणा प्रताप जी सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक उस पार हो गया है, यानी चेतक के बारे में बताया जा रहा है बढ़ा चढ़ा करके। और जहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात होती है वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसलिए आपका क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार करेक्ट आंसर होगा, है ना? अब उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसमें आप जानते हो पहचान, मनहु मानव जनहु जानव आता है ना? रूपक अलंकार में प्रायः, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, प्रायः ऐसे डैश आ जाता है ना? बीच में दो शब्दों के बीच में ऐसे डैश लगा होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। और उपमा अलंकार का तो अभी मैंने बताया ही है, सा सरिस, है ना? सा सरिस से और सम, ये सभी वर्ण मिल जाते हैं। आगे देखिए अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से कौन सी रचना केशवदास की है? भैया केशवदास की कौन सी रचना है ये हमको बताना है। कवि प्रिया है, गीतावली है, ये पदावली है और ये काव्य निर्णय है। तो कौन सी है केशवदास की रचना? इसका करेक्ट आंसर है कवि प्रिया। कवि प्रिया आपकी केशवदास की रचना है ना? काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है। लिख नहीं पाएंगे हम, बोल दे रहे हैं, भिखारी दास की ये रचना है। ये जो पदावली है ना? ये आपका पदावली जो है ये आपका उनकी रचना है, विद्यापति जी की रचना है। ये विद्यापति जी की रचना है ना? और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। गीतावली ये तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। और कवि प्रिया केशवदास की रचना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? यहाँ पर बोली होना चाहिए, भोली नहीं है, बोली, है ना? इसको बोली समझिएगा। किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका आजमगढ़ की बात हुई है तो आजमगढ़ में आपका भोजपुरी बोला जाता है ना? आजमगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है और आजमगढ़ के आसपास का क्षेत्र बिहार है, वहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है ना? और आजमगढ़ है, वहीं पर पास में मऊ है, बलिया है ना? उन सभी क्षेत्रों में, बनारस है, इन सभी में क्या बोला जाता है? वहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है ना? और ये अवधी, भाई आजमगढ़ से लगा हुआ एक ज़िला है अम्बेडकर नगर, वहीं के हम वासी हैं, अम्बेडकर नगर के ही हम हैं, आजमगढ़ के बगल में पड़ता है। वहाँ पर अवधी बोली जाती है, मैं अवधी बोलता हूँ, है ना? और ब्रज भाषा, ब्रज भाषा आपका बोला जाता है
यहाँ पर जो आपका इटावा है, एटा है ना, और आपका ये आगरा है, मथुरा है, हाथरस है, इन सभी क्षेत्रों में बोला जाता है ब्रज भाषा, है ना। और ये आपका इसमें अवधि, यहाँ पर आजमगढ़ की बात हुई थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका भोजपुरी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है ये पूछा गया है ना। बरबर रामायण है, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका, दोहावली। तो इनमें से ये तीन रचना ए, सी और डी, ये तीन रचनाएं आपकी तुलसीदास जी ने रची हैं। ये तीन रचनाएं है ना, ये वाली और ये वाली तीन रचनाएं। रामचंद्रिका को तुलसी जी ने नहीं लिखा है, तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है केशवदास जी ने। किसने? केशव जी ने लिखा है ना, केशवदास जी ने लिखा है, केशव जी ने लिखा है, तो इसको याद रखना। रामचंद्रिका केशव जी की रचना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है लाल टीन की छत किसका उपन्यास है। तो लाल टीन की छत किसका उपन्यास है। कमलेश्वर का है, धर्मवीर भारती का है, निर्मल वर्मा का है, कृष्ण सोबती का है। तो लाल टीन का जो छत है ये निर्मल वर्मा जी का है। याद कैसे रखोगे। तो लाल अगर टीन की छत रहेगी तो जाहिर सी बात है लाल टीन की छत जो रहेगी वो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी साथ ही साथ निर्मल भी लगेगी, है ना। अच्छी लगेगी, निर्मल भी लगेगी। तो यहाँ पर निर्मल वर्मा इसको क्या करना है, टिक आउट कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब यहाँ पर मैं आपको सभी को शुद्ध करूँगा। एक तो शुद्ध है ये, तीन को मैं शुद्ध करूँगा, ध्यान से देखना इसको। कौन सा शब्द शुद्ध है। आपका सन्यासी, कवित्री, सामाजिक और अंत्याक्षरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध है वो है आपका सामाजिक, बाकी सब क्या हैं, अशुद्ध हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो होता है समाज वो ऐसे लिखा जाता है। समाज में जब हम इक जोड़ देते हैं, जब समाज में इक जुड़ जाता है तो यहाँ पर सा पे मात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसे ही रसायन होता है, जब इक जोड़ दिया जाता है, रासायनिक बनाया जाता है तो रा पर आ की मात्रा बढ़ जाती है। वैसे ही व्यवहार होता है, व्यवहार में इक जोड़ेंगे व्यवहारिक बनता है, तो व्यवहारिक जब लिखा जाएगा तो या पर बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, है ना। वैसे व्यवहार में बड़ा आ की मात्रा या पर नहीं है, लेकिन व्यवहारिक, है ना, जब इक जुड़ेगा तो या पर मात्रा आ जाएगी। तो उसी तरह से समाज भी है ना, समाज में इक जोड़ दिया सामाजिक, यहाँ पर मात्रा आ की बढ़ गई। अब यहाँ सन्यासी में आपका अशुद्धि कहाँ पर है, सा के ऊपर जो बिंदी रहती है वो भी रहेगी, आधा ना भी रहेगा, तभी ये शुद्ध रहता है। अब ये शुद्ध हो गया। जो कवित्री है ये आपका गलत है, ये होता है कवयित्री, का वह रहेगा, उसके बाद या पर छुट्टी की मात्रा और त्री, है ना, कवयित्री रहता है, का व या पर छुट्टी की मात्रा और त्री रहता है ना। और ये तो शुद्ध हो ही गया है सामाजिक, है ना। और अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है ना। आधा ता रहेगा, या रहेगा और छरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ये शुद्ध होता है। और या पर मात्रा भी देना है दोस्तों, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, है ना, अंताक्षरी ये गलत होता है, आधा ता रहेगा, या पर आ की मात्रा रहेगी। तो इस तरह से इनको शुद्ध करना है, शुद्धि अशुद्धि पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तैयार हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास इनमें से कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है प्रेमचंद्र, रांगेय राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की एक रचना है जिसका नाम है मैला आंचल। क्या नाम है, मैला आंचल, मैला आंचल, है ना। और आंचल से ही आप आंचलिक को रिलेट कर लीजिए, मैं तो इसी तरह से रिलेट किया हूँ, इसीलिए मुझे याद रहता है ना। मैं जानता हूँ फणीश्वर नाथ रेणु की रचना का नाम क्या है, मैला आंचल, और इनकी जो रचनाएं हैं वो आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आती हैं, आंचलिक, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों इतना ही था क्वेश्चन। हमारा वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं इस समय दिल्ली में हूँ, दिल्ली के आसपास या फिर दिल्ली में कौन है कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ये देखिए साथियों, ये दिल्ली के जहांगीरपुरी के इलाके में मैं हूँ और यहीं से देख रहा हूँ। और मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं 4-5 दिन वीडियो नहीं बना पाया, सफ़र किया, 2 दिन लग जाता है, एक दिन घर से चलो दूसरे दिन यहाँ पर पहुँचो, है ना। तो
प्रॉब्लम हो जाती है, थकान आ जाती है, तो यहाँ आओ, आराम करो। और अपने लायक माहौल नहीं मिल पाता है ना। अपने घर पर तो सब कुछ एडजस्ट किया जाता है, लेकिन अपने मित्र के यहाँ आया तो उस तरह से थोड़ा माहौल मिल पाएगा, है ना। और ख़ास करके तब जब आप 2-3 दिन के लिए आते हो, तो उस तरह का माहौल क्रिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। मैं यहाँ पर कुछ नया नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। आप लोग तो बहुत बार आए होंगे, गए होंगे, देखे होंगे। बस मैं अपनी प्रॉब्लम